न्यूज आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। डायलॉग का विषय है कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज महत्वपूर्ण विषयों पर होगी बातचीत। कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड हमला करने वाले का एनकाउंटर, मारा गया गुरसिद्दक, दूसरा आरोपी फरार, 2 पुलिसकर्मी घायल। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, बोर्ड की हर बात का लिया गया संज्ञान, नहीं हो सकता इससे बेहतर कानून। और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अंतरिक्ष से वापसी का ऐलान। कल शाम 6 बजे फ्लोरिडा के समुद्र तट पर उतरेगा स्पेस एक्स का कैप्सूल। नासा ने की सीधे प्रसारण की व्यवस्था। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत का प्रमुख कूटनीतिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग आज से दिल्ली में शुरू हो रहा है। विषय कालचक्र, लोग, शांति और पृथ्वी है। डायलॉग का 10वां संस्करण होगा। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 6 मुख्य विषयों पर विचार मंथन होगा। लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और कम से कम 20 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। सैन्य कमांडर, उद्यमी, शिक्षाविद, रणनीतिक विशेषज्ञ, थिंक टैंक की मौजूदगी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर इस डायलॉग में राजनीति की बाधाएं, ग्रीन ट्राइलेमा को हल करने, डिजिटल पृथ्वी, मिलिटेंट मार्केटिलिज्म, टाइगर की तरह फुर्तीली नई योजना का विकास, शांति, इसके उत्प्रेरक संस्थान और नेतृत्व में निवेश जैसे विषयों पर बातचीत होगी। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण 17 से 19 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के नई दिल्ली पहुंचने का क्रम जारी है। एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री इपीचेत ग्रीन भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव एंड्रिक ए मनालो नई दिल्ली पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने नई दिल्ली में भारतीय समुदाय से मुलाकात की और इसकी तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर साझा की। क्रिस्टोफर लक्सन ने लिखा, भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड में तीसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। भारत हमारे कुशल प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान है और मुझे इस समुदाय द्वारा हमारे देश के लिए किए गए कार्यों पर गर्व है। इस बार मैं भारत में एक विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल के साथ आया हूं, जिसमें सामुदायिक और व्यापारिक क्षेत्र के प्रमुख लोग शामिल हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा समूह है जो न्यूजीलैंड के किसी प्रधानमंत्री के साथ विदेशी दौरे पर आया है। दिल्ली और मुंबई में हमारे कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले भारत पहुंचने पर भारतीय समुदाय से मिलना और विचार विमर्श करना अत्यंत सुखद अनुभव रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लक्सन के दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना और आपसी जनसंपर्क को बढ़ावा देना है। न्यूजीलैंड के पीएम 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री लक्सन की यात्रा
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। और भारत और न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंधों पर नजर डालें तो 1952 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 2023 से 24 में 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। अगस्त 2024 में सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए, तो काफी महत्वपूर्ण रहा। और सितंबर 2024 की अगर बात करें तो सितंबर 2024 में ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन हुआ। न्यूजीलैंड से ऊन, लोहा, इस्पात, फल, मेवे और एल्यूमीनियम का आयात होता है। भारत से फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, कपड़ा, मोती, कीमती पत्थर और धातुओं का निर्यात होता है। इसके अलावा भारत न्यूजीलैंड रक्षा सहयोग समग्र मैत्रीपूर्ण संबंधों के अनुरूप साफ तौर पर नजर आता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी है, जिसका वर्णन वहां के प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट से भी किया। वर्तमान में न्यूजीलैंड में लगभग 8,000 भारतीय छात्र हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में हिंदी 5वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण दोनों देशों के लिए ये रिश्ता है और ये द्विपक्षीय संबंध हैं, जिस पर आज बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों का रुख करते हैं। संसद के बजट सत्र का आज से दूसरा चरण शुरू हुआ है और इसी बीच वक्फ बिल के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के खिलाफ आवाज उठाई है। इसमें कई अन्य संगठन भी शामिल हो रहे हैं। इस पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विरोध प्रदर्शन पर कहा कि जब संयुक्त संसदीय समिति और वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस संशोधन के बाद कमेटी के सामने बुलाया था, तो कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बातें रखी थी, हमने उनका संज्ञान लिया था। अब इस कानून के खिलाफ किस सवाल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहा है। इस वक्फ का फायदा गरीब, पसमानदा, महिलाओं, विधवाओं और बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए मिलेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस अमेंडमेंट के बाद उस पूरी कमेटी के सामने बुलाया था। कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने संज्ञान लिया था। अब उस कानून के खिलाफ अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने जा रही है और उस वक्त का फायदा गरीब, पसमानदा, महिलाओं को, खवातीन को, विधवाओं को, बच्चों को उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए मिलेगा। और वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कहा कि वक्फ एक बहाना है देश में दंगे भड़काना, आग लगाना, वोट बैंक की दुकान चलाना, बस यही इनकी कहानी है। पूनावाला ने विपक्षी दलों पर उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठाए। आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है और यही इनका फसाना है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो AIMPLB जैसी तंजीमें हो या इसे सपोर्ट देने वाले राजनीतिक इसके आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये कहते थे CA आएगा, नागरिकता छिन जाएगी, एक की नागरिकता नहीं छिनी। अब कहते हैं वक्फ आएगा, ज़मीनें और मस्जिदें छिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वक्फ के संशोधन की बात तो खुद मुसलमानों ने की है, पर इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो संशोधन की बात जब खुद मुस्लिम समाज कर रहा है, तो ऐसे में आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उन्हीं से जानकारी लेते हैं। राजेश, साफ तौर पर अगर देखें तो जिस तरह की अभी स्थितियां नजर आ रही हैं, इसमें अब की बार जो आपत्तियां हैं वो क्या दर्ज कराई जा रही हैं मुस्लिमों के लिए? और क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि तमाम इसमें पहले भी बातचीत हो गई थी, तमाम बातचीतों का दौर चला और उसके बाद फिर इसको बनाया गया, इसको सम्मिलित किया गया, तो अब की बार क्या आपत्ति उनकी तरफ से दर्ज कराई जा रही है?
देखिए गौरव, आपने पहले भी देखा था कि महीनों की बैठकों के बाद जो है वो बफ के लिए जो जेपीसी की कमेटी गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने दोनों सदनों में रिपोर्ट को टेबल किया। लेकिन टेबल करने के पहले आपने देखा कि जब भी पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में जब ये बैठक होती थी तो इस बैठक में हंगामा होता था, और हंगामा जो है वो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी समेत अनेक सांसदों के द्वारा किए जाते रहे, जिसकी वजह से संसद की तर्ज पर जेपीसी की बैठक से अनेक सांसदों को सस्पेंड किया। जगदम्बिका पाल ने, जो जेपीसी बफ के लिए बनी थी, उसके वो चेयरमैन थे, और उन्होंने इस सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया। जबकि बैठक के दौरान हमने देखा कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद इस कमेटी के हिस्सा थे, इसके अलावा अनेक संगठनों, अनेक स्टेक होल्डर्स से रायशुमारी करने की कोशिश की गई, या जानने की कोशिश की गई, या पड़ताल करने की कोशिश की गई कि आखिर इस बफ संशोधन जो कानून है, इसमें कैसे बदलाव कर एक नए विधेयक को पेश किया जा सकता है। क्योंकि पहले से ये आशंकाएं लगातार उठ रही थी कि देश के चंद जो घराने हैं, चंद जो लोग हैं, उन्होंने बफ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, और इसे सरकार ने ओपन टू ऑल, पब्लिक डोमेन में लाने की जब कोशिश की, तो ये जो जिन लोगों ने इन संपत्तियों पर बरसों से कब्जा जमा रखा था, वो कहीं ना कहीं आंदोलित होने लगे। और शायद यही वजह थी कि इन लोगों ने अब जो है ये संसद में जो हंगामा या बैठ के जो विरोध प्रदर्शन, ऐसे में राजेश, संशोधन की मांग तो खुद इनकी तरफ से भी की गई थी और कुछ उसमें पॉइंट्स भी एड ऑन किए गए थे, तो क्या वो पॉइंट्स उसमें एड ऑन होने के बाद भी जो अभी स्थितियां हैं, क्या इसी वजह से ये आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, या इनकी कुछ और भी मांगे हैं? देखिए, जो जिस समय सदन के पटल पर इसे रखा गया था, उस वक्त ये कहा गया था कि जो सांसदों के द्वारा जो सुझाव दिए गए या जो क्लाउज थे, हमारे क्लाउज को शामिल नहीं किया गया। लेकिन जब मैंने रविशंकर प्रसाद, जो कानून मामलों के जानकार भी हैं, देश के पूर्व कानून मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि टेबल करने के बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्री के द्वारा भी यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो भी क्लाउज जो है वो दिया जा रहा है, या जो भी संशोधन की बात कही जा रही है, जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को इसमें संग्रह किया जा रहा है, तमाम चीज़ों को शामिल किया जाएगा। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो काली छटा थी वो हट सी गई थी। लेकिन अब जो है फिर दोबारा से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का काम जो है वो किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं एक जो कानून लाने की, चूँकि नया जो विधेयक है वो लाने की तैयारी सरकार की है। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई थी कि इसी जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है, इसमें बफ संशोधन विधेयक जो है उसको लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो चिंताएं हैं वो इस बात को लेकर हैं कि इसी सत्र में अगर विधेयक आ जाता है तो फिर जो वो चाहते रहे हैं पहले से कि उनका जो कब्जा रहा है वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसी स्थितियां बहाल नहीं हो सकेंगी। लिहाजा विधेयक ना आए, इसको लेकर वो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर सियासत जो है वो गर्मा गई है, सियासत बिल्कुल तेज हो गई है। राजेश, क्या सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए कुछ है, या इसमें कुछ और भी नजर आ रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गौरव, कि मुझे लगता है कि ये डाइवर्सन का मामला ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम विरोध प्रदर्शन करें तो शायद सरकार जो है वो विधेयक ना लाए, और शायद यही वजह है कि बैकफुट पर लाने के लिए ये इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद ये वजह है कि ये मामला अब संसद से बाहर निकलकर जंतर मंतर तक पहुंच चुका है। लेकिन सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, और एक नए शक्ल में इस कानून को लाने के लिए वो अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है, ताकि बफ संशोधन जो कानून है वो देश की जनता के सामने आए, और बफ संपत्तियों पर जो कुछ चंद घरानों, चंद लोगों का जो कब्जा रहा है उससे उसे मुक्ति मिले, और पब्लिक डोमेन में। और जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरमैन रहे हैं गौरव, उन्होंने कहा कि इसमें पसमानदा समाज के लोग, जो मुस्लिम का जो पिछड़ा तबका है, जिसे हम पसमानदा समाज कहते हैं। बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज जेपीसी की भी मीटिंग है और इस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और किस तरह से इसमें अब मीटिंग में क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे, और किस तरह से जो आने वाले समय में बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो अपने दर्शकों को बता दें कि एक देश और एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की आज नई दिल्ली में एक अहम बैठक होगी, और बैठक में कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ
बिल पर अपनी राय रखेंगे। पिछली जेपीसी बैठक में इस मुद्दे पर जनता की राय लेने पर सहमति बनी थी। जनता की राय और सुझाव हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में जेपीसी ने विभिन्न अखबारों और मीडिया आउटलेट्स में विज्ञापन देने की योजना बनाई है। इन विज्ञापनों के माध्यम से एक QR कोड भी प्रदान किया जाएगा ताकि लोग सीधे वेबसाइट पर जाकर अपनी राय जाहिर कर सकें। इससे पहले पिछली बैठक के बाद जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा था कि सभी सदस्य राष्ट्रीय हित में कार्य कर रहे हैं और जेपीसी पूरी तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है। पीपी चौधरी ने यह भी कहा था कि समिति के सदस्यों की सभी शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। तो राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, साफ तौर पर देखें तो बड़ी बैठक और इसमें तमाम नीतिगत फैसले हो सकते हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है और किस तरह से आने वाले समय के लिए इसमें रूपरेखा रखी जाएगी? क्या ताज़ा जानकारी? देखिए एक देश एक चुनाव को लेकर गौरव, देश में लंबी बहस होती रही है और कई तरह की आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभर कर देश में सामने आए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की ये कोशिश है कि जो व्यर्थ में जो पैसे चुनाव पर खर्च होते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से जो करोड़ों रुपए चुनाव के दौरान खर्च किए जाते हैं, इस खर्च को, ये फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सरकार चाहती है कि एक देश एक चुनाव के जरिए केंद्र सरकार के चुनाव के साथ ही राज्यों के चुनाव भी करवा लिए जाएं और जो फिजूल खर्ची होती है, जो बेवजह के जो खर्च होते हैं, उसको रोकने की कोशिश की जाए। हालांकि ये काम बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है गौरव, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए बहुत चुनौतियां सामने आ सकती हैं। कई राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग है, कई राज्यों के साथ कई तरह के संकट हैं, कहीं पर मौसम जो है वो सिर्फ सर्दियों में नहीं हो सकते हैं, कई जगह हालात ये होता है कि इस तरह की बातें होती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो देश में जो एक देश एक चुनाव की कवायद शुरू हुई है, उसके लिए जो जेपीसी गठित की गई है, पीपी चौधरी कानून मामलों के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, पाली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, काफ़ी जानकार, सौम्य और काफ़ी मिलनसार व्यक्ति माने जाते हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये दूसरी बैठक है, इस बैठक में भी वो रायशुमारी करने की कोशिश करेंगे। सत्ता और विपक्ष के जो सांसद हैं, जो जेपीसी कमेटी के मेंबर्स हैं, उनसे वो जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसे फुल प्रूफ बनाया जाए, कैसे इसको अमली जामा पहनाया जाए। और मैंने आपको पहले भी कहा कि काम बहुत कठिन है, इसे अमली जामा पहनाना जो है बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हालांकि विपक्ष के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि कैसे ये संभव है कि किसी राज्य की मियाद जो है किसी वक्त में पूरी हो रही है सरकार। लेकिन सवाल तो यही राजेश राज ये भी उठता है ना कि पहले भी इस तरह से चुनाव होते थे, तो अब अगर विपक्ष है तो विपक्ष को क्या आपत्ति है इससे? जी राजेश जी, तो लगता है राजेश से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि आज ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और साफ तौर पर इस पर भी हमारी पैनी नज़र रहेगी कि किस तरह से आने वाले समय के लिए इसमें जो नीतिगत निर्णय जो लिए जाएंगे, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी, वो कैसे एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आएंगी। एक देश एक चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया है वो लगातार सुचारू रूप से जारी है और इस पर आने वाले समय में भी मजबूती के साथ जो सरकार है वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है और इसमें जो जेपीसी बनी है वो अब की बार एक निर्णायक फैसला लेगी, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक देश एक चुनाव के लिए ये बड़ी बात निकलकर सामने आएगी। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली से, और दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस जबरदस्त अभियान चला रही है। पूर्वी जिले में दिल्ली पुलिस के विशेष अभियान के तहत दिल्ली एनसीआर में 7 अंतर्राज्यीय अवैध बांग्लादेशी आप्रवासी पकड़े गए हैं और ये सभी अवैध बांग्लादेशी आप्रवासी भारत बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते भारत में घुसे थे। पुलिस ने बताया कि ये सभी पहचान से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे। दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से इस 7 अवैध प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो पहचान छुपाने के लिए कई स्थानों पर ये रह रहे थे और जिस तरह से पहले भी देखा गया था, दिल्ली में जो घुसपैठिए थे बांग्लादेशी, उनके खिलाफ किस तरह से जो सख्ती बरती जा रही थी, उस पर अब क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है। मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या कुछ एक्शन इसके पीछे लिया जा रहा है और कैसे अब की बार एक्शन फॉर्म में दिल्ली पुलिस नजर आ रही है?
बिल्कुल गौरव, ये एक और बड़ी खबर है जो आज निकल करके सामने आ रही है। होली से ठीक पहले जब राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद फिर से घुसपैठियों के खिलाफ, रोहिंग्या के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। होली से ठीक पहले दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जिले की टीम ने 10 से ज्यादा ऐसे बांग्लादेशियों को पकड़ा था और उसके बाद ठीक अभी देखिए आज 7 लोगों को और फिर गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनकी डिपोर्टेशन की तैयारी की जा रही है, जिसमें एक बच्चा और कुल 7 लोग हैं। दिलावर खान नाम का व्यक्ति था जिसको 16 तारीख को सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद उससे जब कठिन पूछताछ हुई तो उसने खुलासा किया कि ये तमाम लोग बांग्लादेश से आए और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर, कमला मार्केट वहां पर रह रहे थे। और एक की गिरफ्तारी यूपी से भी हुई है, यानी दिल्ली एनसीआर तक दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करी और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करी हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ा कैंपेन है क्योंकि इन अवैध घुसपैठियों की वजह से ही दिल्ली का माहौल खराब हो रहा था। कई जगह आप देखिए चोरी की वारदातें या छीना झपटी की वारदातें या क्रूर क्राइम जो हो रहा था उनमें इनकी संलिप्तता पाई जा रही थी। तो ऐसे में लगातार जो है वो शिकायत भी आ रही थी, अडुल्लू की तरफ से भी शिकायत आ रही थी, तमाम अलग अलग कॉलोनीज की तरफ से भी शिकायत आ रही थी कि ऐसे अनवांटेड फेस है जो उनके इलाकों में आकर के रह रहे हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है, तमाम संदिग्ध लोग हैं। और अब दिल्ली पुलिस ने लगातार इन पे छापेमारी करनी शुरू कर दी। एक बड़ा एक्शन है गौरव, 7 लोगों को जैसे इन्होंने पकड़ा और डिपोर्ट करने की तैयारी है। इससे पहले आप देखते हैं तो बीते वर्ष में 100 से ज्यादा ऐसे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करी थी। तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है ये एक्शन आगे आने वाले समय में और तेज होता दिखाई देगा। ऐसे में अभी किन किन जगहों पर और धरपकड़ जारी है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है, इनपुट्स इस तरह के भी हैं कि और भी अभी जो अवैध बांग्लादेशी हैं या अवैध प्रवासी हैं उनको अभी धरपकड़ उनकी और सुचारू रूप से चल रही है। किस तरह से एक्शन में आपकी बार दिल्ली पुलिस नजर आ रही है? बिल्कुल, ये एकदम सरगर्मी से इनकी तलाश चल रही है। और देखिए गौरव, जितने आंकड़े हैं 1000 से ज्यादा हर जिले में पुलिस ने जो है वो डेटा कलेक्ट किए हैं और जा करके जितने भी स्लम्स एरिया हैं, बस्ती हैं, जहां पर ऐसे लोगों के रहने की उनको सूचना मिली है, पुलिस अपने खुद टीम के साथ एसएचओ, एसीपी, डीसीपी की निगरानी में रेड कर रही है। और उसके बाद इनके आंकड़े जो है वो तमाम जिलों में भेजे गए हैं और उसके बाद आसाम, बांग्लादेश, गुवाहाटी, इन इलाकों में भी टीमें भेजी गई हैं और वहां से भी इनके आने के सोर्सेस का पता लगाया जा रहा है, इनके किंगपिन का पता लगाया जा रहा है, कौन इनको यहाँ लेकर के आते हैं, कि क्या मकसद होता है उनका, क्या पैसे लिए जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने बीते वर्ष में अरेस्ट भी किया था, जिनमें कुछ लोगों ने इनकी मदद करी थी इनके नकली दस्तावेज बनाने में, इनके आधार कार्ड बनाने में। और एक बार फिर से दिल्ली पुलिस इसी तरह के एक्शन में, मैं आपको बताऊं, द्वारका हो गया, आप वसंत कुंज के इलाके में चला जाइए, यहाँ पर जो तमाम इलाके हैं और सबसे ज्यादा है, आप अगर साउथ ईस्ट में जाते हैं तो वहां पर कालिंदी कुंज और इसके आसपास के इलाके जो है वहां पर आपको काफी मात्रा में ऐसे लोग जो है वो देखने को मिल रहे हैं और वहां पर काफी गिरफ्तारियां पहले भी हो चुकी हैं। संगम विहार के इलाके में, खजूरी खास के इलाके में गिरफ्तारी हुई। तो मुझे लगता है एक बार फिर से बड़ा एक्शन होगा और जो लोग इस एक्शन में नहीं आना चाह रहे होंगे, मुझे को लगता है खुद हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे और जिन्हें दिल्ली पुलिस पकड़ेगी उनका डिपोर्टेशन तय। मुकेश, ऐसे में मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है और जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी? गौरव, इन लोगों को जब पुलिस डिटेन करती है तो पूछताछ करती है तो एक एफआरओ यूनिट है जो दिल्ली पुलिस की यूनिट है, वहां पर इनकी डिटेल भेजी जाती है और वहां से वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये वैध तरीके से आए या अवैध तरीके से आए। वहां पर जब तरीके से आए तो इनको ले करके आया जाता है और फिर इनको इनके डिपोर्टेशन सेंटर तक पहुंचा दिया जाता है, जहां पर फिर एक टीम होती है जो इनको वहां से आगे के इनके बॉर्डर तक ले जाती है और वहां पर हैंड ओवर करती है। और वहां पर भी ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये वापस हिंदुस्तान ना आ जाए, क्योंकि वहां से एक बार जैसे अंदर चलेगा, अगर आप वापस अपने देश में चलेगा तो ये वापस एक बार फिर से डंकी रूट से या पानी के रास्ते से, नदी के रास्ते से कई बार ऐसे जो है मुजरिम पकड़े गए जो दूसरी बार या तीसरी बार आने में कामयाब हुए हैं। तो इस बार ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि किसी की वापसी ना हो पाए। अगर दिल्ली पुलिस उन्हें भेज रही है तो उसका फुल प्रूफ एक एजेंडा तैयार किया गया और उसके तहत ही उनकी जो है वो वतन वापसी की जा रही है। क्या अभी तक जो पूछताछ हुई है मुकेश, उसमें कुछ और भी तथ्य निकलकर सामने आए हैं? क्या ये और भी लोगों के बारे में कोई जानकारी, कोई बड़ा खुलासा अब तक हुआ है कि जिससे और भी आगे गिरफ्तारियां हो पाए? बिल्कुल खुलासा हुआ। देखिए, जब इस दिलावर खान को पकड़ा गया तो पहले इसने मना कर दिया, इसने बोला ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। लेकिन जब पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ करी तब इसने सारी बात उगली और ये बताया कि ये ना केवल अकेले यहाँ पर आकर के ठहरा हुआ बल्कि इसके साथ के कई सारे लोग हैं। और मेरे को लगता है फिगर ज्यादा होगा, कुछ लोग हाइड होने की कोशिश कर रहे होंगे, छुप भी गए होंगे कि वो बच जाए, दिल्ली पुलिस के हफ्ते न चढ़े, लेकिन जो हफ्ते चढ़ गया वो गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी डिपोर्टेशन की तैयारी। ऐसे ही पुलिस तमाम जो दस्तावेज है उनको वेरीफाई कर रही है, इनके फोन से डेटा देख रही है, क्योंकि आमतौर
पे ये अपने मुल्क में बात भी करते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज है, वॉइस कॉलिंग है, तो वहां से भी निकालती है। फिर इंटेरोगेशन में वो चीजें उनके सामने रखती है कि आपके डेटा है, आपके सबूत हैं और आप अपने आप को कैसे कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो वहां से जब वो वहां पर असहज हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उसके बाद उनका जो है उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको डिपोर्ट किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमृतसर के ठाकुरद्वारा मंदिर पर हुए ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी गुरसिदक को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पंजाब पुलिस के अनुसार अमृतसर के राजा सांसी इलाके में हुई मुठभेड़ में आरोपी गुरसिदक ढेर हो गया, जबकि एक अन्य आरोपी घायल हो गया है। इस हमले के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अमृतसर के राजा सांसी इलाके में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस की विशेष टीम इलाके में पहुंची। जैसे ही पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें गुरसिदक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल भी जख्मी हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की 5 सीटों पर चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी तारीख है और इन 5 सीटों में से महायुति की ओर से भाजपा 3, जबकि शिवसेना और एनसीपी एक-एक सीट पर अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी की तरफ से संदीप जोशी, संजय केनेकर और दादाराव खेचे को मैदान में उतारा गया है। शिवसेना की तरफ से चंद्रकांत रघुवंशी का नाम आगे चल रहा है। चंद्रकांत रघुवंशी ने आज विधान भवन में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की है। उधर अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष से वापस लाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पिछले 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाया जाएगा। नासा ने कहा है कि दोनों की वापसी कल मंगलवार को फ्लोरिडा तट पर समुद्र में उतरने का समय शाम 5:57 पर होगा, जिसको आपको बता दें कि भारतीय समयानुसार 19 मार्च की सुबह 3:30 बजे होगा। नासा ने बताया है कि इस वापसी का समय इस तरह तय किया गया है कि आईएसएस के दल अपना काम पूरा करने का समय मिल जाए और साथ ही सप्ताह के अंत में खराब मौसम की आशंका को देखते हुए लचीलापन बनाना है। नासा ने कहा है कि वो स्पेसएक्स क्रू 9 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर लौटने का सीधा प्रसारण करेगा। ये प्रसारण 17 मार्च की रात 10:45 अमेरिका के समय के अनुसार से शुरू होगा। भारत में ये समय लगभग 18 मार्च की सुबह 8:30 बजे होगा। दोनों एक रूसी कॉस्मोनॉट के साथ स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन यान से वापस आएंगे, जो रविवार सुबह आईएसएस पर पहुंचा था। विल्मोर और विलियम्स जून 2023 से आईएसएस पर हैं। वे बोइंग स्टारलाइनर यान के पहले मानवयुक्त परीक्षण उड़ान में गए थे, लेकिन उसमें तकनीकी खराबी आ गई। नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रोस्कोसमोस के अंतरिक्ष यात्री एलेक्जेंडर गोरबुनोव भी ड्रैगन कैप्सूल में वापस आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास गाथा से लेकर विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक सभी सवालों के जवाब दिए। पाकिस्तान के साथ रिश्तों से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा सकारात्मक पहल की, लेकिन जवाब नकारात्मक मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की आतंक की नीति आज दुनिया में बेनकाब हो चुकी है। प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है
तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में। उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। और हम लगातार उनको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा? आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा? और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। और वहीं चीन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों का मिलकर आगे बढ़ने का इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि बेहतर संबंधों के साथ दोनों देश आगे बढ़ेंगे। 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी, उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफ़ी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीज़ें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है, स्पर्धा कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन संघर्ष नहीं होना चाहिए। पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा है कि वे संघ के स्वयंसेवक हैं, वे संघ के प्रचारक थे और संघ हमें जीवन पद्धति सिखाता है। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, वो संघ के स्वयंसेवक हैं, प्रचारक रहे, और जो संघ तो एक जीवन पद्धति सिखाता ही है, और वो संघ के स्वयंसेवक के नाते जीवन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और इसीलिए आज देश में सबको साथ लेकर वो चल रहे हैं। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का, संकल्पों का, उनके सपनों का मानवीय प्रतिबिंब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री की ये जो बात है वो बिल्कुल सच है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का, उनके संकल्पों का, उनके सपनों का मानवीय प्रतिबिंब है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए भारत की जनता ने उनको तीसरी बार इस देश का प्रधान सेवक चुनकर भेजा है। मैं जानती हूं उनके कुशल नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प सिद्धि तक निश्चित लेकर जाया जाएगा। धन्यवाद। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मार्च का महीना है और भीषण गर्मी अपना रौद्र रूप अभी से ही दिखाने लगी है। झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में कल तक गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई जिलों में आज तापमान के काफी तेजी से बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने झारसुगुड़ा, संबलपुर और कालाहांडी जिलों के कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका जताते हुए आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सुंदरगढ़, सोनपुर, कालाहांडी, बौद्ध और बोलनगीर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और क्योंझौर, अंगुल, ढेंकनाल और मयूरभंज जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर जाते समय गर्मी के मद्देनजर एहतियाती उपाय अपनाए जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की कोशिश के तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मंगलवार को बात करेंगे। कल शाम फ्लोरिडा से वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरते समय पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि युद्ध को समाप्त करने के व्यापक प्रयास के अंतर्गत भूमि और बिजली संयंत्रों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जनवरी में ट्रंप द्वारा अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद से ये दोनों नेताओं के बीच दूसरी बातचीत होगी। फरवरी में ट्रंप और पुतिन यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए थे। आईपीएल 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने एक ऐसी टीम बनाई है जो उभरते सितारों से भरी हुई है। इन्हीं में से एक नाम चुपचाप अपनी छाप है वो छोड़ रहा है। 22 वर्षीय अभिषेक पोरेल पश्चिम बंगाल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज को मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली ने केवल 4 रिटेन किए गए खिलाड़ियों में शामिल किया है। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने अभिषेक के साथ खास बातचीत की, देखिए। दिल्ली कैपिटल की टीम में एक नया जाबाज खिलाड़ी जुड़ा है। अभिषेक पोरेल हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, दिल्ली कैपिटल्स इस बार आप उनके साथ खेलेंगे। पिछले 2-3 सीजन से हम उनके साथ देख रहे हैं, लेकिन अब आपने उनमें एक टीम में अपनी जगह ऑलमोस्ट मजबूत कर लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत सारे विकेट कीपर आ गए हैं आपकी टीम में। कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। कंपटीशन वैसा नहीं है। कंपटीशन मैं खुद से ही करता हूँ। इंडिविजुअली किसी के साथ compete नहीं करता हूँ, मैं खुद से करता हूँ, तो मेरे लिए वो मैं ही हूँ एनिमी। लेकिन एक बात होती है ना, जैसे कि आपके टीम में नए कैप्टन है अक्षर पटेल, फिर विकेट कीपिंग की देखें तो स्टब्स भी हैं, आप भी हैं, बहुत सारे हैं लोग उसमें। तो आपको लग रहा है क्या क्या चीज़ें एज अ विकेट कीपर पहले बहुत ईजी होता था सिर्फ विकेट कीपिंग करो, अब आपको लगता है कि जो 3 आयाम है उसमें से बैटिंग भी इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ें भी आपका करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस आईपीएल में? नहीं, अभी बहुत क्रिकेट आगे चला गया है, तो कीपिंग बैटिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डिमांड करेगा टीम एज अ टीम डिमांड में, जहाँ पे बोलेंगे कीपिंग करना होगा तो कीपिंग करेंगे, बैटिंग पे तो है ही, कहीं पे भी बोलेंगे टीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ नहीं, दिल्ली कैपिटल्स अभी तक 2008 से ही आईपीएल में, लेकिन अभी तक जीत नहीं पाई, तो वो एक कसक तो ज़रूर रहती होगी कि यार एक टीम को एक जिताना है। बहुत पास पे पहुँचे, रनर अप भी रहे, लेकिन फाइनल जीत नहीं पाए। आपको लग रहा है कि वो टीम मैनेजमेंट में वो बात हो रही है कि, या फिर आप लोगों ने सोचा कि नहीं एकदम नए सिरे से शुरू करेंगे, सोच नहीं है और थॉट प्रोसेस अलग रखेंगे? नहीं, सोचना ऑब्वियसली पास्ट इज पास्ट, बट अभी हम लोग का सभी का माइंड में है आईपीएल ट्रॉफी, तो सब लोग यही ध्यान दे रहे हैं कि कैसे जीत पाए, तो वही मेन मकसद है हम लोग का कि आईपीएल ट्रॉफी जीत पाए। फैमिली में कुछ है, पोरेल फैमिली में, कि भाई भी आपके खेल रहे हैं पंजाब के लिए, आप दिल्ली के लिए, कुछ अलग से आप लोग करते हैं क्या फैमिली में? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ऐसा सीक्रेट से शेयर तो नहीं करता, चलो सुन आज हम लोग ऐसे कर अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बट बहुत क्लोज है हम लोग, बहुत अच्छा तरीके से मतलब रहते हैं, और हम लोग पीएस खेलते हैं ज़्यादा तरीके से ऑफ टाइम में हम लोग गेम खेलते कि थोड़ा क्रिकेट के बाहर रह के, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत सारे मेमोरीज है। तो दुआ करेंगे कि जिस तरीके से ये खेल रहे हैं कि अभिषेक पोरेल दिल्ली कैपिटल के लिए लकी साबित हो। क्या पर्सन अभी के साथ मैं तपस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और इटली में चल रहे स्पेशल ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारतीय स्पेशल एथलीटों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। फ्लोर बॉल में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आए। भारतीय स्पेशल एथलीटों ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स ट्यूरिन में शानदार प्रदर्शन किया, और इस वक्त हमारे साथ हैं फ्लोर बॉल इवेंट की कोच और उनके जो एथलीट हैं जिन्होंने की ब्रॉन्ज मेडल जीता। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इन खिलाड़ियों की आप, इस मंच पे मेडल जीतना?
इस मंच पे इन स्पेशल एथलीट की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि फीमेल फ्लोरबॉल में आज तक शायद जहाँ तक मुझे नॉलेज है मेडल नहीं आया है भारत का। तो इन्होंने बहुत मेहनत की और चलो जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, पर फिर भी जो इन्होंने मेहनत की उसका फल इनको मिल गया और हम ब्रॉन्ज मेडल से ही मतलब संतुष्ट, इसको मान सकते हैं कि संतुष्ट हुए। जिस तरह से एक बार देखा कि स्टार्टिंग में कुछ मैच हारे तो बच्चे कुछ डिमोटिवेट हो रहे थे, फिर अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि बच्चों में मोटिवेशन आया और जो काफी स्ट्रॉन्ग टीम थी उनको हराया? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा फर्स्ट मैच यूक्रेन के साथ था तो ये थोड़ा सा क्राउड की वजह से थोड़ा इनको लग रहा था कि मतलब इतना क्राउड फर्स्ट टाइम देखा इन्होंने इतना क्राउड, तो थोड़ा मतलब ये समझ नहीं पा रहे थे इस बात को। पर जब हम सेकंड थर्ड और मैच खेलते गए तो इनमें कॉन्फिडेंस आता गया और इन्होंने अपना बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन किया। आपने बहुत ही शानदार कमाल दिखाया क्योंकि पूरा टीम एक साथ आई। तो कितना मजा आया आपको और कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस जीत को? आप हमें बहुत मजा आया और हम इस सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि इस मंच पे जीतना कोई भी हम कह सकते हैं कि इन बच्चों द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीतना बहुत एक बड़ी बात है भारतीय खेल के लिए। क्या आप वजह मानते हैं कि टीम ने इतना अच्छा खेला और इतना ज्यादा मेडल जीते भारतीय टीम ने, इसकी पीछे वजह क्या मानते हैं आप? इसके लिए हमारी पहले तो हमारे कोचेस जिन्होंने हमें इतना सिखाया और यहाँ पे भी हमें बहुत मैच हारने के बाद भी हम डिमोटिवेट हो गए थे तो इन्होंने हमें मोटिवेट किया, तो मैं अपने कोचेस को इसका श्रेय दूंगी कि इनकी वजह से हम इतना अच्छा खेल पाए हैं। पूरा ओवरऑल टूर्नामेंट को कैसे देखते हैं? कितना इंस्पायर हुए यहाँ आके आप खेल के और अपने देश के लिए मेडल जीत के? मुझे बहुत अच्छी बात है कि मैंने पहली बार ब्राउन्स मेडल जीता है और मैंने अपनी टीम की, हमारी टीम के लिए और कोचेस के लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो उनने हमको सपोर्ट किया, हमको बताया, तो ये करा। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक ओवरऑल भारत का परफॉर्मेंस रहा, शानदार रहा और बच्चे काफी मोटिवेटेड दिखे। कुछ मैचेस उन्होंने हारे भी लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और यहां से मेडल जीत के गए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, ट्यूरिन। और जयपुर डेल्टा पोलो टीम ने बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में जयपुर डेल्टा ने कैरिसिल जिंदल को 13-7 के अंतर से हराकर लगातार दूसरे साल ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप एक सदी से भी अधिक समय से चली आ रही भारत में पोलो की एक समृद्ध विरासत का दावा करती है, जो अब अपने 103वें वर्ष में है। देखिए यह खास रिपोर्ट। पोलो के कौशल और खेल भावना के शानदार प्रदर्शन के साथ बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप 2025 का समापन हुआ। नई दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेले गए रोमांचक मुकाबले में जयपुर डेल्टा ने कैरिसल जिंदल को 13-7 से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। मुकाबले की शुरुआत इंडिया टीवी के प्रमुख रजत शर्मा ने औपचारिक गेंद फेंक कर की। इस मौके पर उपस्थित लोकसभा सांसद और पोलो खिलाड़ी नवीन जिंदल ने भारत में पोलो के उभरते प्रतिस्पर्धी परिदृश्य पर अपने विचार साझा किए। पोलो जो है वो भारत का तोहफा है पूरी दुनिया के लिए और अब जो है पोलो का दोबारा से पूरे देश के अंदर पोलो जो है दोबारा से उभर के आ रहा है और पोलो जो है लोकप्रिय हो रहा है। हज़ारों लोग देखने के लिए आ रहे हैं और वो आके देखते हैं कि बाकी खेलों के मुकाबले पोलो के अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो स्पीड है पोलो के अंदर, जिस तरह से पोलो में जिस तरह से एक दूसरे को पीछे हटा करके धक्का दे करके और बॉल लेते हैं, तो लोगों को इसमें बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। और पोलो मैं समझता हूँ कि पोलो निरंतर हमारा देश पोलो के अंदर आगे बढ़ रहा है। टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के बाद जयपुर डेल्टा टीम को एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। जयपुर के पूर्व शाही परिवार के सदस्य और जयपुर डेल्टा टीम के खिलाड़ी पद्मनाभ सिंह ने मैच को लेकर अपने अनुभव साझा किए। बहुत बढ़िया अवसर है, हमारी जो जयपुर डेल्टा की टीम है आज विजय रही। एक बहुत बेहतरीन गेम खेला कैरिसल जिंदल टीम ने, पर आज हमारी टीम ने जो प्रदर्शन दिया वो एक बहुत बेहतरीन लेवल का था और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हमारी जो टीम है वो हम जीते। इस कार्यक्रम में पेरू के विदेश मंत्री और कई गणमान्य व्यक्तियों सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए, जो रोमांचक मुकाबले से मंत्रमुग्ध नजर आए।
Well, I'm really honored to be invited to today's match, which I understand is the last match of this season, polo season here in Delhi, in India. I arrived this morning, specially invited by the Indian government to participate in the Raisina dialogue. No? So today the match has a lot of power, and seeing Jaipur Delta playing so well, all the goals I think are going fantastic. And of course it's a beautiful game today, sunny afternoon. I hope everyone enjoys the game. I am very enjoying here. It is so fun. BMC एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप एक सदी से भी अधिक समय से चली आ रही एक समृद्ध विरासत का दावा करती है, जो अब अपने 103वें वर्ष में है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पोलो खिलाड़ियों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करता है और साथ ही भारत में इस खेल के विकास और मान्यता को भी बढ़ावा देता है। फैज खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं हॉकी इंडिया के 7वें सालाना पुरस्कार समारोह में हॉकी जगत से जुड़ी कई हस्तियां नजर आई। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। हॉकी इंडिया ने अपने 7वें सालाना पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली में किया। इस बार का पुरस्कार समारोह 2 महीनों में खास रहा। 2025 में भारतीय हॉकी के FIH से जुड़ने के 100 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं ये भारत की 1975 में मिली हॉकी विश्व कप जीत की 50वीं सालगिरह भी है। ये भारत द्वारा जीता गया पहला और अब तक का एकमात्र हॉकी विश्व कप है। इस अवसर पर हॉकी इंडिया ने 1975 के विश्व कप में हिस्सा लेने वाले दल को सम्मानित किया। मुझे गर्व होता है कि आज इसी दिन में हमारे इंडियन टीम इंडिया 1975 में कोलालमपुर में वर्ल्ड चैंपियन हुए थे, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। जो हमने सोचा कि हमारा भारतीय हॉकी इंडिया फिर से हम बादशाह बन सकता है, फिर से बादशाह बन गया है। हम कंसेक्यूटिव 2 बार ओलंपिक मेडल जीतना, और आज के जमाने में दुनिया का टॉप टीम को देखिए, एक स्पेस खाली नहीं छोड़ता, इतना टाइट मैन मार्किंग, हर चीज इतना टाइट है। ऐसा में हम उनको हरा करके ओलंपिक मेडल जीत के लाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह को महिला और पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। हरमनप्रीत ने हॉकी इंडिया के प्रति आभार प्रकट किया। बहुत खुश हूँ और बहुत लकी समझ रहा हूँ अपने आप को कि आज का जो समय, जो फंक्शन है, हमने उनके साथ स्पेंड किया है और उनको लाइव देखा है, तो हमारे लिए एक आई थिंक लाइफ टाइम ये मेमोरी है और मैं इसको बहुत संभाल के रखूंगा। मैं इस इवेंट में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को भी सम्मानित किया गया। वहीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में पदक जीतने वाले पुरुष और महिला टीम और जूनियर एशिया कप जीतने वाली टीम को सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह के दौरान भारतीय हॉकी में योगदान देने वाले अंपायर्स, टेक्निकल अधिकारी और सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। फैज खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फाइनेंशियल सर्विस फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत की विकास दर पर सकारात्मक रिपोर्ट जारी की है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का GDP 2026 तक $4.7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2028 तक ये $5.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जिससे भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह असाधारण वृद्धि संयोग नहीं, बल्कि वर्षों की दूरदृष्टि और साहसिक आर्थिक सुधारों का परिणाम है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, तब उन्होंने देश के कायाकल्प के लिए एक मजबूत दिशा तय की थी। भारत के आर्थिक सुधारों में कर सुधारों से लेकर वित्तीय समावेशन, नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक हर पहलू में देश ने अनुकूल परिवर्तन किए हैं। तो मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से मजबूती के साथ जो विकास दर है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आने वाले समय में 2028 तक का एक अनुमान उन्होंने जताया है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये अब की बार देखने को भी मिलेगा, क्योंकि $4.7 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है वो 2026 तक भारत
पहुंच जाएगा वहां तक। तो ऐसे में ये अपने आप में आने वाले समय के लिए एक दूरगामी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं कि जिस तरह से जो नीतियां बन रही हैं वो किस तरह से विकास की जो दर है उसमें भारत को और ज़्यादा आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आज बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान की जयंती है। भारत में भी हम उन्हें सम्मानपूर्वक याद करते हैं क्योंकि उन्होंने न केवल बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु राष्ट्र की नींव भी रखी। लेकिन जहां देश को उनकी विरासत का सम्मान करना चाहिए, वहीं हाल ही की घटनाएं कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश तुमन की ये खास रिपोर्ट। ये दृश्य 2023 में शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़े जाने के हैं, जिसे एक आंदोलन के नाम पर अंजाम दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान इसके हकदार नहीं थे, जिनका योगदान बांग्लादेश को आजादी दिलाने में रहा। उनके संग्रहालय को भी नष्ट कर दिया गया। जिस देश को उन्हें पीढ़ियों तक सम्मान देना चाहिए था, वहां उनकी यादों और विरासत को मिटाने की कोशिश हो रही है। जो इस्लामिस्ट थे वो कभी भी उन्होंने चाहा नहीं कि बांग्लादेश बने इस पाकिस्तान और उधर से वो टूट के, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने तो पाकिस्तान बनाया था, अब क्यों पाकिस्तान हम तोड़ रहे हैं। और वो इस्लामिक फैक्टर उनके दिमाग में सबसे प्रायोरिटी लेता है। वही लोग अब सत्ता में आ गए हैं, अब वो अपना प्रतिशोध ले रहे हैं। तत्कालीन बंगाल के तुंगीपाड़ा में 17 मार्च 1920 को जन्मे शेख मुजीबुर रहमान एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उन्होंने कोलकाता और ढाका विश्वविद्यालय से कानून और राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और किशोरावस्था में जेल भी गए। 1949 में उन्होंने अवामी लीग की स्थापना की, जो पूर्वी पाकिस्तान के राजनीतिक अधिकारों की आवाज बनी। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ उनके लगातार संघर्ष के चलते 1970 के आम चुनावों में उन्होंने अवामी लीग को ऐतिहासिक जीत दिलाई। लेकिन पाकिस्तानी सैन्य शासन ने सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया। 7 मार्च 1971 को उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद 25 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और साथ ही ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर बंगालियों के खिलाफ क्रूर नरसंहार किया। इस कार्रवाई के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध हुआ, जिसने पाकिस्तान की सत्ता को हिला दिया। मुजीब को पाकिस्तान की जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन उनकी प्रेरणा से आजादी की लड़ाई जारी रही। बेसिकली बांग्लादेश में 2 तरीके की प्रवृत्तियां डोमिनेट करती है। एक जो इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात करती है और दूसरी जो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करती है। जो इस्लामिक राष्ट्रवाद है वो पाकिस्तान के विचार को रिप्रेजेंट करता है और जो बंगाली राष्ट्रवाद है वो बांग्लादेश की जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस 1971 में दिया। हालांकि उससे पहले 1952 में जो भाषा आंदोलन था उसमें भी सेक्रीफाइस किया। तो ये बात मान के चलिए, और उनको जो लीडरशिप, जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिया, वो बंगबंधु मुजीबुर रहमान ने दिया। भारत के समर्थन से बांग्लादेश की जनता ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र गणराज्य बना। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कूटनीतिक समझौते के तहत पाकिस्तान को जनवरी 1972 में शेख मुजीब को रिहा करना पड़ा। जब वे ढाका लौटे तो पूरा देश उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और एक नए राष्ट्र के पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए। अपार लोकप्रियता के बावजूद शेख मुजीब को आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रो पाकिस्तानी ताकतों द्वारा अस्थिरता फैलाने की कोशिशें जारी थीं। जनवरी 1975 में उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला और देश में स्थिरता लाने की कोशिश की, लेकिन यह सपना अधूरा रह गया। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के बागी गुटों ने शेख मुजीब और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान न सिर्फ बांग्लादेश के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, बल्कि वे विकासशील देशों के सभी लोगों के प्रेरणा के बिंदु थे, जो अपने अपने देशों में आताताई शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आज बांग्लादेश सहित सभी ग्लोबल साउथ के देशों को
उनकी यादों को संजो कर रखना चाहिए और लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाने की जो उन्होंने नींव रखी थी उसे और मजबूत करना चाहिए। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।